हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय के उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए थे। और इसके अलावा एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस बार आपके जो पेपर हैं वो जिला स्तर पर तैयार किए जाएंगे, तो सभी जिलों में अलग अलग पेपर आपको देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका गणित विषय में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक हासिल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जैसा कि क्वेश्चन है इसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहला देख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगा यदि एन। तो आपको बताना है एन का ऐसा क्या मान होना चाहिए जबकि ये दिया गया जो व्यंजक है ये 8 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक पूर्णांक होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक होना चाहिए, या फिर एक सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी वाला, एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर संख्या बदलती है तो आप कैसे उसके अनुसार इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके ज़िले में कोई भी पेपर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एन स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ है और 8 से हमको इसे विभाजित करना है। तो अगर मैं इसका मान यहाँ पर रखता हूँ 4, एन का मान, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 16 और माइनस का 1, तो कितना मिलेगा हमें 15। तो क्या 15 हम 8 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका मान 4 ना रखकर यहाँ पर रख देता हूँ 5, कोई एक विषम संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 1, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 24। तो ये 8 से विभाजित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये देखिए हमने विषम संख्या रखी है तब ये 8 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो कॉमन फॉर्मूले बता रहा हूँ, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा जिसका मान होता है सी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा जिसका मान होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ इन दो फॉर्मूलों में से एक ना एक फॉर्मूला आपका एग्जाम में आ सकता है, दोनों को आप याद कर लीजिए, यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा के लिए, तो यहाँ पर देखिए सी अपॉन ए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 है, तो आपको बताना है, यहाँ पर एक और आपको दे रखा है a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0, तो आपको बताना है इसका अद्वितीय हल होगा यदि। तो यहाँ पर आपको कितनी 3 कंडीशंस दे रखी हैं और एक है इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए। अब देखिए एग्जाम में इसके अलावा और 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी ज़िले से एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आप उन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है एक अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको पहले आंसर बता देता हूँ। तो वो होती है यहाँ पर पहली वाली, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता आपसे इस क्वेश्चन में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, एक होता है आपका एक अद्वितीय हल, एक होता है कोई हल नहीं, तो यहाँ पर तब आपका आंसर होता बी वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कोई हल नहीं तो आपका ये वाला आंसर होता। और इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है, अनंतः अनेक हल, अनंतः अनेक हल, अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपका आंसर रहेगा ये वाला, यहाँ पर तीनों में बराबर लिखा हुआ है।
तो इन तीनों को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ से कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या फिर समांतर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर क्योंकि संख्याएं बदल सकती हैं, इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, तो आपको कोई भी संख्याएं दी जा सकती हैं। तो आपको इसे सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर बोर्ड एग्जाम हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, काफ़ी ज़्यादा संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो यहाँ पर आप इसे सीख लीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको इससे तुलना करना पड़ती है व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको व्यापक समीकरण बताना होता है। तो ये होते हैं व्यापक समीकरण। इसके बाद एक और होता है, यहाँ पर सभी जगह 2 लगा हुआ होता है, तो ये होता है। इससे आपको तुलना करना है और A1, B1 और C1 के मान निकालना है। अगर आपको मान निकालना नहीं आते तो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी 10th क्लास के लिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा A1 का मान क्या है, देखिए x का गुणांक, तो हम सबसे पहले उसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर x का गुणांक क्या है, इसे हम बट्टे में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम B1 का मान लिखेंगे जो कि y का गुणांक है, साइन हमको साथ में लेना है तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसे हम बटे में लिखेंगे। अब देखिए हमने x के बटे में लिखा है, y के लिखा है। अब देखिए इसे हम और काट देते हैं तो कितना मिलेगा हमें 1/2 माइनस का। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपस में दोनों बराबर नहीं है। देखिए आपस में बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो इस कंडीशन में रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं और उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है -2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी। ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या फिर 3 से अधिक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा डी वाला, 3 से अधिक, क्योंकि ऐसे कितने भी बहुपद आप बना सकते हैं जिनके की शून्यक -2 और 5 हो। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपका आंसर आएगा सबसे ज़्यादा वाला जो होगा, जैसे कि 3 से अधिक यहाँ पर है, तो आप कितने भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या खालिस्तान होती है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। जो भी घन और घनाभ के गुणधर्म है तो वो आप सभी पढ़ लीजिए यहाँ पर, तो आपको कभी भी इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक घनाभ दिया हुआ है, तो अभी आपको यहाँ पर क्या पूछा है, इसके फलकों की संख्या। तो हमेशा घनाभ हो या घन, फलक की संख्या जो होती है वो 6 होती है, जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर कोर होती हैं वो होती हैं 12। ठीक है, 12 यहाँ पर होती हैं कोर, और शीर्ष होते हैं 8। इसके अलावा 6 यहाँ पर होती हैं फलक। तो चाहे घन हो या फिर घनाभ, दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये तीनों आप यहाँ से याद कर लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या पूछा है, घनाभ का आपको कुल फलकों की संख्या पूछी। तो फलक कितने हैं, देखिए 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। बाकी अगर 2 पूछे जाते हैं तो आप उसका भी जवाब अब दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सामान्य सूत्र बस आपसे पूछा गया है, तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आपको सूत्र तो सारे याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आते हैं और आपको इनसे क्वेश्चन को करने में भी मदद मिलती है। जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी आपको सूत्र की ज़रूरत होती है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो आप वृत्त का ज़रूर याद करिए, आयत का करिए, इसके बाद वर्ग, और इसके अलावा त्रिभुज, ये इन सभी के आपको क्षेत्रफल परिमाप के सूत्र करना है। इसके अलावा आपको जो ठोस आकृति होती है, जैसे कि बेलन है, शंकु है या फिर घनाभ है, और इसके अलावा घन, इन सभी के भी आपको आयतन के जो सूत्र होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं तो वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं अलग अलग जिलों के, वहाँ पर आप देखना सभी में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपको याद करना है, और इनसे क्वेश्चन को करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चाहे वार्षिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा, दोनों के लिए आपको इन्हें तैयार करना है। इसके बाद देखिए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का आपको विभक्त कर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर विभक्त कर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको विभक्त कर का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर यहाँ कभी भी कोई संख्या चेंज होती है तो आप उसे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी सारे बनेंगे तो आपको अलग अलग संख्या ही वहाँ पर देखने मिलेंगी।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए। विभक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। इसे तो इसमें आपको क्या है मान रखना होते हैं। सबसे पहले आपको इसे व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करना है। तो व्यापक समीकरण भी लिख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस का by प्लस c बराबर 0। ये होता है व्यापक समीकरण। इससे आपको तुलना करना है सबसे पहले दी गए समीकरण की। तो यहाँ पर ये दिया है समीकरण। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 3, b का है -2 और c का है 1/3। तो यहाँ पर अगर आपको तुलना करना नहीं आता तो मैंने आपको 10th के लिए अलग एक वीडियो प्रोवाइड की है जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको आ जाएगा तुलना कैसे करते हैं और ABC के मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ। v² की जगह हम रखते हैं मान -2 क्योंकि हमारा मान है यहाँ पर -2। इसके बाद 4 को हम ऐसा ही रखेंगे। a का मान कितना है 3 और c का मान है 1/3। इसे आप देखिए काट देंगे, 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद बचेगा सिर्फ 4 और इसे आप आगे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पर विभक्त कर आ जाता है 0। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई भी संख्या चेंज होती है तो आप आसानी से इस समीकरण के ज़रिए से सोल्व कर पाएंगे। तो इसका आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगर पूछा जाता है व्यापक समीकरण का जो क्या होता है तो ये आपको बताना है, और विभक्त कर का समीकरण क्या है तो ये है। तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सभी संभव प्रायिकताओं का आपको योग बताना है क्या होता है। तो सभी संभव प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। इसके बाद वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्या कहलाती है, तो वो उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है, किसी भी आकृति के परिधि के मध्य में घिरा हुआ जो भाग होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्य खंड की संगत चाप की आपको बताना है माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है, तो लंबाई कहलाती है। इसके बाद अगला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो आपको जैसा कि मैंने बताया अधिकतम कितना होता है प्रायिकता का मान, देखिए यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर हम घटना ई की प्रायिकता जोड़ते हैं और घटना ई नहीं की प्रायिकता जोड़ेंगे तो अधिकतम मान इतना 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रायिकता के विषय में कुछ और क्वेश्चन होते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि एक प्रायिकता का होता है सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, प्रायिकता के लिए सूत्र पूछा जाता है तो वो होता है आपका प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो ये आपको याद रखना है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये याद कर लेना आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा इसका अधिकतम मान वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है और साथ में यहाँ पर ये भी आ चुका है ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ हैं कुछ, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 3 में, तो इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ी में इस तरह के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की एक जो टेबल होती है वहाँ पर आपको साइन कोस और टेन सभी के लिए आपको मान याद रखना है। 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी की वैल्यूज़ आपको याद करना ही है, नहीं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो आप इन सभी के मान याद कर लेंगे और तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से अटेंड हो जाएंगे। जैसे कि जोड़ी में अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको जो भी आ रहा है पहले आप वो अटेंड कीजिए। जैसे कि देखिए कितना सिंपल, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप ये इस प्रकार से एक एक करके आप सोल्व करेंगे तो आपकी पूरी जोड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस प्रकार सर्वसमी का अगर आपको याद है, देखिए √sec² थीटा -1 क्या होता है, इसका होता है टेन थीटा। ठीक है, तो आपको तीनों सर्वसमी का याद करना है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे PDF, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण सर्वसमी का जो होती हैं वो आपको याद करना है। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए, cos 45 का मान। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो अगर आप याद कर लेंगे काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके अटेंड हो जाएंगे। sin 0 का मान, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर कोसेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये यहाँ पर इस तरह से आपको जोड़ियाँ करना है। तो जोड़ी वाले क्वेश्चन में खासकर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो वो टेबल आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, उसे आपको याद करना है, सभी के मान जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखिए रेखिक जो बहुपद होता है उसकी घात होती है 1 या फिर ऐसा कह सकते हैं हम एक घात वाले
बहुपद को क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो वो 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, वो 3 होती है। इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर वी क्यू तो a और b में क्या संबंध है आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको a मिलता है v और q के गुणा करने से, तो v क्या होगा, a का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका b एक का गुणनखंड है। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर, यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x बराबर 1 हो तो आपको बताना है y का कितना मान आएगा। तो यहाँ पर सिंपल है, x का जो वैल्यू है वो आप इसमें रख सकते हैं समीकरण में, तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पर x का मान है 1, तो इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको आ जाएगी 4। तो यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, पूछा गया है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहलाता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। इसके बाद अगला है, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परिता घुमाने से बना कोण क्या कहलाता है। समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परिता घुमाने से बना ठोस क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसे समझिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण बनाने वाली जो भुजा है, इसके परिता अगर इसे घुमाया जाता है, इस तरह से इसे घुमाया जाता है, तो आपको जो आकृति मिलेगी, जो ठोस मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, घुमाने से बना ठोस क्या कहलाता है। तो अगर आप इसे इस तरह से घुमाएंगे तो ये पूरा इस तरफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक आकृति आपको इस तरह से मिलेगी, जिसे आप बोलेंगे शंकु। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शंकु। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप आपको बताना है। देखिए दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण यहाँ पर पूछा है। रेखिक समीकरण यानी जिसकी घात कितनी होती है, एक होती है, यहाँ पर हमने पढ़ा। तो इसका आपको बताना x और y वेरिएबल हैं। तो इसका सूत्र आप नोट कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, ये एग्जाम में देखिए डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला है, द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ये सभी मैंने आपको सिखाया है किस तरह से सोल्व करना है। इसके लिए वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपको तैयार करना है। आपका किसी भी जिले का पेपर हो, आप वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।